तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज का चैप्टर, और वो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले हम लोग करे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आइए जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन के जरिए कुछ शानदार एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 mm फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी दी है। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 0.9 kg पर मीटर पर सेकेंड, द विस्कस ड्रैग फोर्स इज। आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा। आप ये देखो 5 mm क्या है, रेडियस है कॉपर बॉल की, ठीक है, और ऑयल की विस्कोसिटी दी है, बहुत बढ़िया, और टर्मिनल वेलोसिटी दिया है। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कॉपर बॉल रेडियस इतना, ठीक है, कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा विस्कस फोर्स बताना है। विस्कस फोर्स आपको पता है कितना होता है, 6 पाई ईटा RV, है ना। एफ क्या होता है बच्चों, एफ होता है 6 पाई ईटा RV। तो सभी को हम किस में लेंगे, MKS में लेंगे, क्योंकि आंसर हमारे ऑप्शन MKS के अकॉर्डिंग है ना। तो MKS में लेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड में, यानी लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकंड। तो बेटा 6 पाई 6 इंटू कितना 3.14। ईटा कितना दिया गया है, ईटा दिया गया बच्चों 0.9 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये 0.9 ले लेंगे, 0.9 ले लेंगे, ठीक है। 6 पाई ईटा। आर कितना है, आर है बच्चों 5 mm, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 ले लेंगे, और वेलोसिटी दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों देखो कितना आ रहा है, पावर को बाद में, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो अलग अलग हैं, सिर्फ दो के पेयर हैं, पहला और चौथा, तीसरा और दूसरा, ठीक है, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप ये देखो कितना आ जाएगा आपका, 5 9 जा 45 पॉइंट आएगा, तो 4.5, तो 6 इंटू कितना 3.14 इंटू कितना 4.5, ठीक है, और ये 10 की पावर कितना है -3, और ये कितना है 10 के -2, तो -5, और ये प्लस का है तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है बच्चों। अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27, ये 27 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 27 आ गया। ये पॉइंट एक डिजिट के बाद था तो यहाँ आ जाएगा, और ये 3.14, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4, बहुत बढ़िया। अब ये देखो 27 3 81, है ना, यानी आंसर क्या होगा, आंसर हो गया बेटा कितना, सेकेंड या थर्ड में से होगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका 27 इंटू कितना 3.14, 7 चौको 28, 7 1 7 2 9, 7 3 21, ठीक है, एक डिजिट छोड़ना है, 2 चौको 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 8 9 8 17, 2 1 3 1 4 6 2 8, ठीक है। तो आप ये देखो कितना आ जाएगा 8.4, आप देखो 8478, और 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना कितना 84.78, ठीक है, 84.78, तो ये आ जाएगा, और इंटू कितना 10 की पावर -4। अब आप इसको थोड़ा सा ये पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड किसका हो, तो पॉजिटिव पावर बढ़ेगी नेगेटिव घटेगी, तो कितना जाएगा 8.478 इंटू 10 की पावर -3। तो आप देखो सही आंसर कौन सा होगा, -5 वाला या -3 वाला, तो -3 वाला सही आंसर होगा। तो ये सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों कितना आसान सवाल 2022 फेज 2 का नीट में पूछा गया था। इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले शानदार काम हो जाएगा आपका, क्योंकि वैल्यू पुट करना था और छोटी सी कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं थी। अब आगे बच्चों, स्फेरिकल वॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस फ्लूइड लिक्विड, द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द वॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप ये देखो स्फेरिकल वॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड, हाईली विस्कस लिक्विड है, ठीक है। द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द वॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब आप ये देखो हमने एक लॉन्ग कॉलम में क्या छोड़ दिया, हाईली विस्कस फ्लूइड में वॉल को छोड़ दिया, ठीक है। वॉल को छोड़ दिया मतलब वॉल का वेलोसिटी कितना था, 0 था, ठीक है। ड्रॉप्ड, वॉल इज ड्रॉप्ड मतलब बॉल का वेलोसिटी कितना था बच्चों, 0, बॉल का वेलोसिटी 0 था। तो 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट होने वाले 2 ग्राफ हैं, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन है जो कि नहीं होगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि अगर किसी भी लिक्विड में विस्कस फ्लूइड में आप बॉल को छोड़ोगे तो क्या होगा, 3 फोर्स लगेंगे, mg नीचे लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा, FB भी ऊपर लगेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन अभी mg ज़्यादा होगा, FU
और एफ तो था ही नहीं, जैसे ये वेलोसिटी मिलेगी इसको तो एफ लगेगा, तो एक टाइम पर क्या हो जाएगा, एम किसके बराबर हो जाएगा, एफ और एफ के बराबर हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों फिर से मैं समझाता हूँ, किसी भी बॉल को अगर लिक्विड में छोड़ो, चाहे वो बारिश की बूंद हो या बॉल हो, एक ही बात है। तो क्या क्या काम करते हैं फोर्सेस, एक एम करेगा काम, वेट करेगा बॉडी का, और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करेगा, और जैसी वेलोसिटी मिलेगी विस्कस फोर्स काम करेगा। तो इनिशियली नेट फोर्स डाउनवर्ड, इनिशियली नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड है, ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा ऊपर की तरफ, है ना, विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ जो था, नेट फोर्स नीचे की तरफ जो था वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, एक टाइम पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप ये देखो, ये वाला जो ए और बी में से दोनों में से एक कोई आंसर हो सकता था, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो वीटी ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ घटता जा रहा है। तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है क्या, कि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो टर्मिनल कभी पहुंचता ही नहीं, नेट फोर्स कभी 0 होता ही नहीं। तो आप ये देखो, बी में देखो, आप देखो स्लोप इसकी घट रही है ना, ये ग्राफ किसकी तरफ हो रहा है, ये ग्राफ टाइम एक्सिस की तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ टर्न हो रहा है। तो जब भी कोई ग्राफ एक्स की तरफ झुके तो उसमें स्लोप घटती है, ठीक है। और आप ये देखो यहाँ पर आके स्लोप क्या होगी, 0, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा, बी, यानी चौथा आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इस सवाल को भी हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया, बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस करी, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल वॉल ऑफ मास कैपिटल एम एंड डेंसिटी डी व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। If the density of glycerine is कितना d/2, then the viscous force acting on the wall will be, ठीक है। अब ये देखो क्या क्या दिया गया है, एक तो हमें क्या दिया गया है, वॉल का मास दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, ठीक है। एक कंटेनर में जिसमें हमने छोड़ा उसमें ग्लिसरीन भरी है, और ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है, d/2 है, और वॉल की डेंसिटी कितनी है, d है, ठीक है। देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल विल बी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल वॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो क्या कंडीशन होगी, आप ये देखो, जैसे मान लो ये ग्लिसरीन से भरा वेसल है और इसमें कोई वॉल है, ठीक है, वॉल नीचे की तरफ जा रही है बच्चों, ठीक है, mg नीचे लगेगा, fu ऊपर लगेगा, ठीक है, और fv यानी विस्कस फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा बच्चों, ठीक है ना, विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा, ठीक है। कुछ समय के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, सीधी सीधी बात जो मैंने पिछले सवाल में करी थी वही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, FU प्लस कितना FV, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, बहुत बढ़िया, FU प्लस कितना FV इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, यानी यहाँ से FU हम निकाल सकते हैं, FU होता है V इंटू रो इंटू जी, ठीक है। रो किसका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें हमने वॉल को सॉलिड को डुबोया, प्लस कितना FV विस्कस फोर्स बराबर कितना mg, ठीक है। तो आप ये देखो FV कितना आ जाएगा आपका mg माइनस कितना V रो g, ठीक है। अब देखो mg हो गया, m क्या है, मास है, m क्या है बच्चों, मास, mg माइनस V को लिख सकते हैं, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा m/d, बहुत बढ़िया। तो ये जाएगा बच्चों m/d, और रो कितना है लिक्विड का यानी ग्लिसरीन का डेंसिटी कितना है d/2 इंटू जी। तो अब ये देखो कितना आ जाएगा, d से d गया, mg/2, mg माइनस mg/2, तो mg आ जाएगा, कैपिटल mg/2, तो कैपिटल mg/2 आ जाएगा। तो mg माइनस mg/2 बचा, तो ये स्मॉल m की जगह कैपिटल m ले लो, क्योंकि आंसर में क्या दिया है, इसके ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा mg/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना ऑप्शन के भी क्वेश्चन चलेगा ना, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में ही आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर जो बॉल है, बॉल एक टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है इसकी, यानी नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो नेट फोर्स कितने फोर्स लग रहे हैं वो पता होना चाहिए, mg नीचे लगा, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगा, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से अपथ्रस्ट रख दिया हमने, FV का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, FV बराबर mg माइनस V रो जी। रो किसका होता है, अपथ्रस्ट में जो रो होता है वो किसका होता है, लिक्विड का होता है, लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ग्लिसरीन लिक्विड है, ग्लिसरीन का डेंसिटी कितना है, d/2 है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर and water rises in it to height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r immersed in the water. The mass of water that will rise in the tube is. तो अब ये देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कैपिलरी वाला सवाल है। आपको पता है क्या, h इंटू आर कॉन्स्टेंट होता है,
H इंटू आर कॉन्स्टेंट होता है। यदि कैपिलरी जिस मटेरियल से बनी है और लिक्विड जिसमें हमने कैपिलरी को डुबोया वो सेम है तो H इंटू आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। मान लो पहले कितना राइज हो रहा था वाटर, पहले इतना राइज हो रहा था, H राइज हो रहा था, ठीक है, H राइज हो रहा था, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी थी, R थी, इसकी रेडियस कितनी थी, R थी। अब इसके बाद रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी बेटा 2R, है ना, रेडियस होगी 2R। सुनो मेरी बात, एक कैपिलरी है जिसकी रेडियस R है, तो कैपिलरी में जो पानी चढ़ रहा था, तो जितना हाइट तक पानी चढ़ा उसका जो मास था वो कितना था, 5 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर जो मास है लिक्विड का ये कितना है, 5 ग्राम, 5 ग्राम है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, ये सिलेंडरिकल मानोगे तो पाई R स्क्वायर इंटू कितना H, ठीक है, इंटू डेंसिटी कितना मान लो रो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ग्राम, ठीक है। पहला इक्वेशन बन गया। अब मान लो दूसरी में कितना पानी चढ़ा, दूसरी में मान लो H डैश पानी चला, H डैश चला, इसकी रेडियस कितनी होगी, 2R होगी, ठीक है। तो आपको पता है HR कांस्टेंट होता है, एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना, यानी रेडियस बढ़ी तो H घटेगा या H बढ़ा तो रेडियस घटेगी, ठीक है भाई। HR कांस्टेंट का मतलब तो यही है, रेडियस बढ़ गई तो H घट गया, तो आप क्या बोलोगे, H1R1 बराबर कितना, H2R2। अब H1H हो गया, R1 R हो गया, H2 में निकालना है H डैश हो गया, R2 2R हो गया, तो H डैश कितना आ जाएगा बेटा, H डैश आ जाएगा कितना, H/2 आ गया, ठीक है। अब इसका मास M डैश निकालोगे बेटा, M डैश क्या हो जाएगा बेटा, इस कैपिलरी में जो मास पानी चढ़ा उसका मास, इस कैपिलरी में जो पानी चढ़ा H डैश हाइट तक उसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, मास हो जाएगा वॉल्यूम पाई R स्क्वायर, R कितना 2R का होल स्क्वायर इंटू कितना H डैश कितना H/2 इंटू कितना डेंसिटी कितना, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये जाएगा बेटा पाई R स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना H इंटू कितना रो W, और ये 4 ऊपर 2 नीचे तो 2 आ जाएगा। अभी ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, देखो पाई R स्क्वायर H इंटू रो W किसके बराबर, 5 ग्राम के बराबर, तो ये 5 ग्राम हो गया, तो क्या जाएगा 10 ग्राम, 5 दूनी 10। तो यानी अगर रेडियस कितना कर दो बच्चों, रेडियस यदि डबल कर दे तो आप, तो जो पानी चढ़ेगा उसका मास होगा 2R रेडियस की कैपिलरी में, वो जाएगा 10 ग्राम। पहले में कितना था 5 ग्राम, दूसरे में कितना हो जाएगा 10 ग्राम। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो ये भी सवाल बड़ा आसान था, बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्या था बच्चों, अगर कैपिलरी की रेडियस हम चेंज कर दें, बाकी सब कांस्टेंट रहे, मतलब कैपिलरी जिस मटेरियल से बनी है वो भी कांस्टेंट रहे, वो भी सेम रहे, और जो लिक्विड हमने लिया है वेसल में वो भी सेम रहे, ठीक है, सिर्फ रेडियस को हम बदलाव करते हैं, रेडियस में चेंज करते हैं, तो इससे जो कैपिलरी में पानी चढ़ेगा राइज करेगा उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। H इंटू आर कॉन्स्टेंट, अगर रेडियस घटेगी तो H बढ़ेगा और रेडियस बढ़ेगी तो H घटेगा। हमने अपना सवाल बखूबी अच्छे ढंग से समझ लिया और कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। अब ये देखो, ठीक है, जैसे मान लो ये बाउंड्री है सॉलिड की, ठीक है, तो एक तो ऐसे बनेगा, ठीक है, सेम। तो आप ये देखो ये सॉलिड की बाउंड्री से दूर जा रहा है, सॉलिड की बाउंड्री से दूर जाएगा, है ना, ठीक है। आप ऐसे भी समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो अगर हमने मरकरी को ग्लास में भरा तो ऐसे बनता है सेब, कॉनकेव डाउन, और पानी को ग्लास में रखा तो ये कॉनकेव अप बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा, ये मरकरी है, ये पानी है, ठीक है। तो मरकरी को यदि भरोगे, ठीक है, ग्लास ट्यूब में, तो जो एंगल बनेगा कॉन्टैक्ट का वो मैं समझाऊंगा, और जब पानी को भरोगे ग्लास ट्यूब में तो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो मैं समझाऊंगा। फिर मैं ये कंडीशन बताऊंगा आपको। तो आप ये देखो यहाँ पर कॉनकेव कहाँ बना, डाउन, ठीक है। जैसे ही ग्लास ट्यूब में मरकरी को भरा तो कॉनकेव डाउन बनता है लिक्विड की तरफ, और इसमें पानी को भरो तो कॉनकेव अप बनता है, कॉनकेव अप बनता है, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर है। आप ये देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना सॉलिड के साथ, इस पर टेंजेंट देते हैं, टेंजेंट का, है ना, जो एंगल होता है सॉलिड बाउंड्री से, टेंजेंट का जो एंगल होता है सॉलिड बाउंड्री से, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, टेंजेंट लिया हमने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट लिया, फिर सॉलिड बाउंड्री से इस जो टेंजेंट का एंगल है ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब अगर पानी और ग्लास की बात करें तो थीटा लेस देन 90 है, मरकरी और ग्लास की बात करें तो थीटा मोर देन 90 है। ये सब बताया जाता है, इसका अपना एक अलग मजा है, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आई? तो अब ये देखो ये सॉलिड बाउंड्री से ये सरफेस, ये जो कॉनकेव डाउन बना, ये देखो दूर भाग रहा है, ये सॉलिड बाउंड्री की तरफ आ रहा है, मतलब बाउंड्री इसको खींच रही है। तो जो बाउंड्री सॉलिड बाउंड्री लिक्विड को खींचेगी वो गीला करेगा लिक्विड उस बाउंड्री को। अब ये सॉलिड बाउंड्री इसको धक्का मार रही है तो ये गीला नहीं करेगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इन अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट साइड and right side of the tube respectively. The height from the bottom of the water and oil columns are 15 cm 20 cm, ठीक है। दिया गया है द डेंसिटी ऑफ द ऑयल बताना है, ठीक है। तो एक तरफ पानी भरा हुआ है और एक तरफ ऑयल भरा हुआ है, और यहाँ पर ये देखो पानी और ऑयल हिल डुल नहीं रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब ये देखो बॉटम में, आप देखो यहाँ पर एक तरफ से हमने पानी डाल दिया और एक तरफ से ऑयल डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पानी है और ये ऑयल है,
और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ना, इनका फ्लो नहीं हो रहा है, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, ठीक है। तो आप ये देखो इस पॉइंट पर यहाँ फोर्स कितना लगा F1, यहाँ फोर्स कितना लगा F2, ठीक है भाई, यहाँ से कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर नेट फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे कितना होगा 0, तो आप बोलोगे F1 इक्वल टू F2। और कहाँ जीरो कर पाएंगे, और कहाँ हमें रिलेशन डेंसिटी में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो हम जब भी इस तरह का सवाल है, एक तरफ से एक लिक्विड दूसरी तरफ से दूसरा लिक्विड और पूरी ट्यूब में जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप नीचे नीचे क्रॉस सेक्शन पर नेट फोर्स 0 कर दो, इक्विलिब्रियम लगा दो। अब आप देखोगे F1 क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू कितना एरिया, और ये हो जाएगा आपका P2 इंटू एरिया, ठीक है। तो P1 कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी, यहाँ से है ना, तो यहाँ P0 है, यहाँ पर भी P0 है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब कितना नीचे आए हम, है ना, 15 सेंटीमीटर नीचे है पानी में, तो कितना बढ़ जाएगा रो जी एच, रो डब्ल्यू जी एच, एच कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ले रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखो P0 प्लस हम कितना नीचे आए 20 सेंटीमीटर नीचे आए, तो कितना आ जाएगा रो वाइल इंटू कितना जी इंटू कितना 20, P0 से P0 गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर की डेंसिटी होती है, अब देखो आंसर किस में, आंसर है केजी पर मीटर क्यूब में, तो हमारा भी आंसर किस में आना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में आना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जिसमें लोगे उसमें आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन हमें केजी पर मीटर क्यूब में लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा कितना 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जी से जी कट ही जाएगा बच्चों, इंटू कितना 15 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका रो वाइल इंटू कितना 20, है ना, तो एक 0 से 0 गया, ठीक है। ये 2 50 100, 50 इंटू 15 आ जाएगा, रो वाइल कितना आ जाएगा 15 इंटू 50, 1 0 0, 15 पौन 75, 5 55 25, 5 1 5 2 7, तो 750 केजी पर मीटर क्यूब। कितना आसान सवाल था, एक तरफ से ऑयल डाला, एक तरफ से पानी डाला, है ना, एक स्टेट पर इक्विलिब्रियम आ गया, नीचे फ्लो नहीं हो रहा है, ना ऑयल का ना वाटर का, तो नेट फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पर 0 है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई। तो ऑयल का डेंसिटी कितना हो गया बच्चों 750 केजी पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ने के पहले इसका आंसर टिक करते हैं, थर्ड आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या है, बहुत बेहतरीन है। 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, ठीक है। 2 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेज आर मेड फ्रॉम materials of density ρ1 and ρ2, ρ1 ρ2 का रिलेशन है, and have their radii 1 and 2 mm respectively. They are made to fall vertically in a viscous fluid whose coefficient of viscosity eta and whose density is कितना 0.1 ρ2, the ratio of the terminal velocity, ठीक है। तो दो अलग अलग बॉल हैं, उनका डेंसिटी का रिलेशन दिया गया है, ठीक है। जिस फ्लूइड में हमने डाला उनको उसका डेंसिटी और विस्कोसिटी दिया गया है, तो हमें क्या बताना है, उन दोनों बॉल का सेम फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी बताना है। तो इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए बच्चों, इन्फॉर्मेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल दिया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया है ना, और हमें वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, तो v का फॉर्मूला पता होना चाहिए। v होता है आपका टर्मिनल 2/9 r² इंटू जी बाई ईटा, और सिग्मा माइनस रो। सिग्मा डेंसिटी ऑफ बॉल है और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा बच्चों, आप ये देखो, ये 2/9 तो कट जाएगा, जी कट जाएगा, ईटा कट जाएगा, ठीक है। r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, ये रेडियस है किसकी, तो अलग अलग बॉल की। सिग्मा, सिग्मा किसका डेंसिटी है, बॉल का, ठीक है। तो ρ1 माइनस कितना रो, अपॉन कितना ρ2 माइनस रो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ρ1 8 रो 2 है, तो r1 कितना है बच्चों, r1 1 है और r2 2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू ρ1 कितना है, ρ1 है 8 रो 2, 8 रो 2, और रो कितना है 0.1 रो 2, ठीक है। तो ये 0.1 रो 2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रो 2 माइनस 0.1 रो 2, ठीक है। अब बड़े आसानी से आप सॉल्व करके रेशियो निकाल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटीज का, अलग अलग बॉल को सेम लिक्विड में जब हमने छोड़ा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये कितना जाएगा v1 अपॉन v2, ये 1/4 हो जाएगा, mm से mm कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। रो 2 से रो 2 कट जाएगा, कॉमन लेके 1/10, 8 माइनस 1/10, तो यह जाएगा आपका 80 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/10, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, तो हो जाएगा आपका 10 माइनस 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर 79 आ जाएगा और नीचे नोचो को 36 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 79/36, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा बच्चों। क्या बात समझ आई, इतना सिंपल, इतना मक्खन सवाल। आप देखो सब कुछ गिवन था, सिर्फ फार्मूला लगा के प्रोपोर्शनलिटी चेक करके आंसर निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। अब आगे
आगे देखो एक और बढ़िया सवाल है, अ स्मॉल होल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ कितना 2 मीटर, ठीक है। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया इतना 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम, ठीक है, और फुल्ली फिल्ड टैंक, जी का वैल्यू दिया गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली। रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका V आ जाएगा, सॉरी Q हो जाएगा, Q है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ये है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ होल, एरिया कितना है होल का 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, एरिया हो गया। अच्छा वेलोसिटी, हाइट कितना है 2 मीटर है, हाइट 2 मीटर है और ओपन टैंक है, तो हमें टैंक का एरिया नहीं दिया है, मतलब टैंक का जो सरफेस है ओपन सरफेस उसका एरिया नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो हम बहुत ज़्यादा मानेंगे, मतलब होल का एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना कम है, वैसे भी कम लग रहा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर होल का एरिया बहुत कम है, ठीक है, यानी ओपन सरफेस के एरिया हम होल के एरिया से बहुत ज़्यादा मानेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, गिवन होता तब हम आगे की बात करते। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh, √2 इंटू 10 और h कितना है आपका 2 मीटर है, ठीक है। तो क्या बच्चों ये आ जाएगा आपका कितना 2 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 बाहर आ जाएगा, है ना, √10 मतलब 3.1 के आसपास आ जाएगा, 3.1, ठीक है। अब ये देखो आंसर कितना आ जाएगा 4 × 12, कौन सा आंसर है, आपको पावर भी चेक नहीं करना है, सारा काम सेट है, ठीक है, सारा काम सेट है बच्चों। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12.6 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लो रेट है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट हम कहाँ पढ़ते हैं, बर्नौली थ्योरम पढ़ने के पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट आता है। तो यहाँ पर हो गया 12.6, आपको सिर्फ डिजिट का कैलकुलेशन करना है और आंसर आपका मिल जाएगा, क्योंकि सारे आंसर अलग अलग है, तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अब आगे अगला सवाल बड़ा आसान है, इसमें क्या बोला गया है, स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r फॉल्स फ्रॉम अ रेस्ट इन अ विस्कस फ्लूइड as a result that the heat produced due to viscous force, the rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to rate of flow of heat बताना है जब स्फीयर ने टर्मिनल स्पीड अटेन कर ली। तो आपको पता है कि फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है 6 पाई ईटा r इंटू वी टी आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताना है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट बताना है जब वेलोसिटी स्फीयर की कितनी हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर, यानी वी टी के बराबर। अब देखो आपको पता है पावर क्या होता है, पावर होता है F इंटू वी, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन यानी हीट प्रोडक्शन का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हो जाएगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, ये सब कांस्टेंट है आर और वीटी के, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, एफ आर वी टी के प्रोपोर्शनल, आर इंटू वी टी इंटू कितना आ जाएगा वी टी आ जाएगा, क्योंकि कब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट निकालना है, जब उसने अटेन कर ली टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर स्पीड, ठीक है, जब बॉल की स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाती है उस समय जो विस्कस फोर्स है उससे रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन निकालना है। तो आप ये देखो P बराबर एफ वी, एफ किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आर इंटू वी टी के, ठीक है, वी की जगह वी टी आ जाएगा, तो आ जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पावर है, ये आ जाएगा वी टी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी टी प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आर स्क्वायर के, रेडियस ऑफ स्फीयर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आर स्क्वायर आ गया, यहाँ आर स्क्वायर आ गया और ये आर आ गया, तो 2 पावर 1 3 पावर, है ना, 2 पावर 4 1 5, तो आर की पावर 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर की पावर 5। बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। उस समय रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन निकालना था विस्कस फोर्स का जिस समय स्फीयर ने वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर अचीव कर ली। तो अब क्या एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, आर ओ वी टी के, पी बराबर एफ इंटू वी होता है, रेट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी पावर, तो वही रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा, तो एफ किसके प्रोपोर्शनल है, आर इंटू वी टी के, वी टी यहाँ आ गया तो वी टी का होल स्क्वायर हो गया, वी टी किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के, तो वी टी का स्क्वायर आर की पावर 4 के हो जाएगा, आर की पावर 4 इंटू आर कितना, आर की पावर 5। तो बच्चों ये सवाल भी हमने कर लिया। तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे सवाल के जरिए, आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का। थैंक यू।